चेतना थोड़ी सांवली थी, लेकिन उसके नैन नक्श बहुत खूबसूरत थे, जो उसके सांवले रंग को भी आकर्षक बनाते थे। सांवली और गरीब होने के कारण सुप्रिया उसे कभी अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जहां संजोग होता है, जोड़ी वहीं बनती है। चेतना की शादी अक्षत से हो गई। अब बेटे और पति की मर्जी के आगे सुप्रिया क्या कर सकती थी। बहू, इस घर में आए हुए 4 दिन हो गए। आखिर कब तक दुल्हन बनी रहोगी? अब ये नई नवेली का नाटक छोड़ो और चूल्हा चौका संभालो। माँ जी, मुझे बताइए कि क्या और कैसे करना है। मैं इस घर में नई हूँ तो मुझे तो यहाँ का कुछ भी नहीं पता। जब तक हाथ पैर नहीं हिलाओगी तब तक नई ही बनी रहोगी। अब चलो मेरे साथ, रसोई दिखा दूं। बाकी सब भी तुम्हें ही देखना है। चेतना हैरान थी कि उसकी सास उससे कितना रूखा व्यवहार कर रही है, लेकिन फिर भी ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि आखिर आज नहीं तो कल उसे ही तो करना है। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठ गई और सबके लिए चाय नाश्ता बना दिया। अरे बहू, ये चाय बनाई है या काढ़ा? भला इतनी काली क्या चाय होती है? क्या तुम्हारे यहाँ काली चाय बनती है? तुम्हारी भी क्या गलती। भला तुम्हें दूध कहाँ मिलता होगा? हाँ। माँ जी, सॉरी, गलती से चाय पत्ती ज़्यादा डल गई होगी। आगे से ध्यान रखूंगी। सुप्रिया ने चाय पी तो ली, लेकिन देर तक बड़बड़ाती रही। अब क्या फेंक दूं? अब जैसी बनी है वैसी पीनी तो पड़ेगी ही। जैसी खुद की शक्ल वैसी ही चाय। चेतना बिना सुने ही रसोई में चली गई। रात के खाने में चेतना ने भिंडी बनाई। उसने सबको खाना परोसा, लेकिन जैसे ही सुप्रिया ने भिंडी की शक्ल देखी, वह गुस्से में भड़क उठी और बोली, बहू, ये क्या इतनी काली भिंडी? क्या तुम सारी चीजें ही काली बनाती हो? माँ जी, वो मैंने भिंडी लोहे की कढ़ाई में बनाई थी, जिससे उनका रंग काला हो गया। जैसी तुम काली हो वैसा ही काला खाना पीना बनाती हो। मुझे तो लगता है तुम्हारा वश चले तो हमें कोयला खिला दो। जिस खाने को देखने का मन ही ना करे, उसे खाने का क्या खाक करेगा? हाँ। ये कहकर सुप्रिया वहां से गुस्से में उठकर चली गई। चेतना की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी कि आखिर उससे ऐसी गलती क्यों हुई। उसने ठान लिया कि अब वह कोई भी चीज काली नहीं बनाएगी। एक दिन सुप्रिया का पाव भाजी खाने का अचानक से बहुत मन हुआ। वह चेतना से बोली, बहू, आज पाव भाजी बना लो। बहुत दिन हो गए हैं पाव भाजी खाए हुए। मन तो चेतना का भी बहुत था, इसलिए वह झटपट पाव भाजी बनाने में लग गई। लेकिन उसे तो सिर्फ काली पाव भाजी बनानी आती थी। काली पाव भाजी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। वह काली पाव भाजी बनाएगी तो उसकी सास उसका जीना दूभर कर देगी। अगर नहीं बनाई तो वो ताने देंगी कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। अब करे तो क्या करे। फिर भी चेतना काली पाव भाजी बनाने में लग गई। उसके बाद जब उसने सबको पाव भाजी परोसी, तो देखते ही सुप्रिया ने थाली फेंक कर मारी और बोली, आए हाय, तुम्हें तो जैसे आदत हो गई है मेरे खिलाफ चलने की। जिस काम को मना करती हूँ उसी काम को और ज्यादा करती हो। ले जाओ ये अपने जैसी शक्ल की पाव भाजी। अक्षत, ओ अक्षत, जा इसे इसके मायके छोड़ा। अब मैं इस काली को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चेतना, क्या पाव भाजी काली बनती है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चेतना रोते हुए बोली, प्लीज अक्षत, एक बार खा कर तो देखो। माँ जी, आपने तो बिना खाए ही थाली फेंक दी। एक बार चखा तो होता। हमारे घर में सब मेरी बनाई काली पाव भाजी की तारीफ करते हैं। करते होंगे तुम्हारे यहाँ तारीफ, मैं तो जीभ पर भी ना रखूं। अक्षत के पिताजी बोले, अरे भाग्यवान, बहू सही कह रही है। एक बार खा कर तो देखो, सच में बहुत स्वादिष्ट बनी है। ऐसी पाव भाजी तो भाई मैंने तो कभी नहीं खाई। आप तो बोलो ही मत। आप जिद ना करते तो ये हमारे घर की बहू ही ना बनती। अक्षत, तुझे सुनाई नहीं आ रहा? जा इसे छोड़ कर आ। अक्षत चेतना का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया और धीरे से बोला, तुम्हें माँ की बात समझ क्यों नहीं आती चेतना? चलो अब तैयार हो जाओ। कुछ दिन के लिए तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तुम्हारा दिमाग भी ठीक हो जाएगा और माँ का मूड भी। चेतना भी सुप्रिया के बर्ताव से बहुत दुखी हो चुकी थी।
इसलिए वह भी वहां से चुपचाप चली गई। 1 महीने बाद। माँ, 1 महीना हो गया, अब मैं चेतना को ले आता हूँ। खबरदार, अब अगर उसे दोबारा इस घर में लाने की कोशिश करी तो तुझे मेरी कसम है, अगर मेरी मर्जी के बिना उसे लेकर आया तो। सुप्रिया ने अक्षत को मजबूर कर दिया। फिर वह चेतना को नहीं लाया। चेतना को ऐसा लगने लगा कि वह मायके में बोझ बनती जा रही है। भाभियां उसे छोड़ी हुई कहकर ताने सुनाने लगी। चेतना रोते हुए अपनी माँ सीमा से बोली, लगता है माँ, अब अक्षत मुझे लेने नहीं आएंगे और अब मैं वैसे भी यहाँ सब पर बोझ बन गई हूँ। मुझे कुछ काम करना चाहिए ताकि मैं अपने खर्चे खुद उठा सकूं। बेटी, मैं क्या कहूँ, मैं तो खुद तुम्हारे भैया और भाभीियों पर आश्रित हूँ, लेकिन अपने बुरे समय के लिए मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं। तुम उनसे कुछ अपना काम शुरू कर लो। चेतना सोचती रही कि जिस तरह काली पाव भाजी ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया, तो क्यों ना वह काली पाव भाजी बनाकर इतनी मशहूर हो जाए कि उसके ससुराल वाले अपने किए पर शर्मिंदा हो जाएं। चेतना ने अपनी माँ से पैसे लेकर काली पाव भाजी बनाकर बेचने का काम शुरू कर दिया। उसने अपने ठेले पर काली पाव भाजी वाली का बोर्ड लगवाया। सब लोग उस बोर्ड को देखकर हंसते थे, कहते थे, ये सावली है, शायद इसीलिए लिखा है काली पाव भाजी वाली। कई दिनों तक उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया। चेतना एक दिन अपने ठेले की तरफ कुछ हंसते हुए लोगों को देखकर बोली, सब लोग हंसी तो उड़ाते हो, लेकिन एक बार खाकर तो देखो। चलो, एक बार मैं फ्री में ही खिला देती हूँ, हंसी उड़ाना भूल जाओगे। अरे भाई लोग, जब फ्री में मिल रही है तो खाकर ही देख लेते हैं ना। चेतना ने उन्हें जब पाव भाजी खिलाई तो वो लोग उंगलियां ही चाटते रह गए। एक आदमी बोला, अरे यार, ये तो सही कह रही थी, वाकई ये तो लाजवाब बनी है। वाह भाई, मान गए, ऐसी पाव भाजी तो कभी नहीं खाई। इसी तरह लोगों ने एक दूसरे से बात की और चेतना की पाव भाजी का प्रचार फैल गया। थोड़ी देर से हुई, मगर उसके बाद उसकी खूब बिक्री होने लगी। चारों तरफ एक ही चर्चा थी, तुमने उस लड़की की काली पाव भाजी खाई क्या? अरे नहीं खाई तो खा लो, बहुत लाजवाब है। चेतना को उम्मीद ही नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी इतनी सफलता मिलेगी। कुछ ही महीनों में उसकी इतनी बिक्री होने लगी कि उसे सुबह से रात तक फुर्सत ही नहीं मिलती। 1 साल में ही चेतना ने अपना खुद का एक छोटा सा होटल खोल लिया, लेकिन उसकी आंखें आज भी अक्षत का इंतजार करती थीं। मगर अक्षत, वो क्या करता? उसे तो उसकी माँ की कसम ने बांधे हुए था। चेतना के पास आज इज्जत, पैसा, सब कुछ था। जब ये खबर सुप्रिया तक पहुंची तो वह चौंक गई और बोली, ये पासा कैसे पलट गया? तेरी नौकरी छूट गई अक्षत, और तेरे पिताजी का दिल के ऑपरेशन ने हमें गरीब बना दिया, और वो अमीर हो गई। माँ, चेतना ने उसी काली पाव भाजी से शोहरत कमाई है जिसे आपने चखा तक नहीं था। अरे तो यहाँ क्यों खड़ा है? चल जल्दी बहू के पास, मुझे उससे माफी मांगनी है। सुप्रिया और अक्षत चेतना के पास पहुंचे। चेतना को देखते ही सुप्रिया तो रोने लगी और हाथ जोड़ते हुए बोली, बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे क्या पता तुम्हारी काली पाव भाजी इतनी अच्छी है कि तुम्हें इतनी बड़ी कामयाबी तक पहुंचा देगी। काश मैंने उस दिन थाली फेंकी ना होती और उसका स्वाद चख लिया होता। माँ जी, ऐसा मत बोलो। अगर आप चख लेती तो मुझे मायके कैसे भेजती, और कैसे मेरी भाभियों के ताने मुझे काम करने को प्रेरित करते। बहू, अब तो घर चलो ना। माँ, मैं तो इस दिन का 1 साल से इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे मेरा होटल भी तो देखना है। हाँ हाँ ठीक है, तुम ही नहीं, हम सब भी देखेंगे। और फिर सुप्रिया उनके साथ अपने घर वापस चली गई। अमित अपनी माँ और इकलौती बहन के साथ एक नगर में रहता था। अमित एक पढ़ा लिखा लड़का है तथा सरकारी विभाग में नौकरी करता है। उसकी बहन अभी स्नातक में पढ़ाई कर रही है। माँ कहती है, बेटा अमित, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, तू भी जल्दी से अब शादी कर ले और इस घर में बहू ले आ। माँ, मैं शादी अपनी पसंद की लड़की से करूंगा,
जो कि मेरी तरह पढ़ी लिखी हो। मैं भी तेरे लिए अच्छी और गुणी लड़की ही ढूंढूंगी बेटा, जिसे घर का सारा काम काज आता हो। माँ, मैं किसी गंवार लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं अपनी पसंद से ही शादी करूंगा। अच्छा, बहुत बड़ा हो गया है तू। सारे फैसले अब तू अपनी मर्जी से लेगा। चलो ठीक है, वैसे भी मुझ बुढ़िया की अब कौन सुनेगा। जा कर ले अपने मन की। कल को वो रोटी ना दे तो मुझसे मत कहना। हाँ। हाँ हाँ, नहीं कहूंगा। और हंसते हुए अपनी जॉब पर चला गया। कुछ वक्त बीत जाने के बाद अमित ने अपनी जैसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन अंकिता, जो अमित की पत्नी है, बोली, अमित, मैं पढ़ी लिखी हूँ और खुद का एक पार्लर खोलना चाहती हूँ। मैंने पार्लर के कई सारे कोर्स भी किए हैं। नहीं, तुम कोई और अच्छी जॉब कर लो, पार्लर रहने दो। पर इसमें बुराई क्या है अमित? और खुद का पार्लर खोलना मेरा सपना है। तो अच्छा होगा तुम इस सपने को भूल जाओ। तुम्हें जॉब करनी है तो करो, वरना घर पर बैठना। ऐसा मत बोलो, ये सपना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और तुम खुद भी तो देखो ना, आजकल पार्लर की मांग कितनी बढ़ गई है। इससे हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो भी हो। इतना कहकर वह गुस्से में अपनी जॉब पर चला जाता है। वहीं दूर दरवाजे के पास खड़ी रीना, जो अमित की बहन है, सब बातें सुन रही होती है और सोचती है, अरे, क्या सच में पार्लर में इतना पैसा है? तो आज ही मैं भाई से बात करूंगी कि मुझे एक पार्लर खुलवा दे। फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। हाँ। शाम में जब अमित घर आता है तो रीना पानी का गिलास उसे देते हुए कहती है, भाई, मुझे एक पार्लर खुलवा दो। पर तुमने तो कभी कोई पार्लर कोर्स नहीं किया। अरे भाई, मैंने पार्लर में बहुत से कोर्स किए हैं। आप हमेशा काम में व्यस्त रहते हो ना, इसलिए आपको कभी पता ही नहीं चला। आप चाहो तो माँ से पूछ लो। क्यों माँ, क्या रीना सही बोल रही है? रीना ने आंखों ही आंखों में अपनी माँ को इशारा किया। माँ समझ गई कि रीना क्या कहना चाहती थी। रीना का मन रखने के लिए उन्होंने रीना की हाँ में हाँ मिला दी और कहा, हाँ हाँ बेटा, रीना मुझसे बहुत वक्त से कहती आ रही है कि उसको एक पार्लर खोलना है। अच्छा माँ, सुबह अंकिता भी बोल रही थी कि उसे पार्लर खुलवा दूं। मुझे लगता है आजकल इसकी ज्यादा मांग है। हाँ बेटा, तो तुम इन दोनों को साझे में एक पार्लर खुलवा दो, दोनों खुश रहेंगी। अंकिता वहीं खड़ी यह सब बातें सुन रही होती है और वह कहती है, जब सुबह मैंने आपको पार्लर के लिए कहा तब आपने मुझे मना कर दिया। अब आपकी बहन चाहती है तो आपने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। हाँ, सुबह मैं थोड़े गुस्से में था। ऑफिस जाकर मैंने तुम्हारी इस बात पर बहुत विचार किया और मुझे समझ आया कि तुम ठीक कह रही थी। तुम दोनों को पार्लर खोलना है तो मैं साझे में खुलवा दूंगा। नहीं, मैं रीना के साथ काम नहीं करूंगी। इसको कोई पार्लर का काम नहीं आता है। मैं भी इनके साथ काम नहीं करूंगी। हाँ। अगर तुम लोग साझे में काम नहीं कर सकते हो तो कोई पार्लर नहीं खुलेगा। और अंकिता, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अंकिता को न चाहते हुए भी हामी भरनी ही पड़ी। कुछ समय बीत जाने के बाद पार्लर का सब सामान इकट्ठा होकर पार्लर तैयार होता है, जहां पूरा परिवार एक साथ पूजा करता है। इसके बाद माँ घर पर और अमित जॉब पर चला जाता है और रीना तथा अंकिता पार्लर संभालने लगते हैं। अंकिता कहती है, रीना, तुम पार्लर देखो, मैं कुछ सामान लेने बाहर जा रही हूँ। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। तब तक एक औरत वहां आ जाती है और पूछती है, जी आपका नया पार्लर खुला है? हाँ, बताइए। मुझे अपनी आईब्रो बनवानी है। आईब्रो मतलब भौं? इसमें क्या है, आप बैठो, मैं बस अभी बना देती हूँ। रीना को पार्लर का काम नहीं आता था, इसलिए उसने उस औरत की एक पूरी भौं साफ कर दी। ये देखकर औरत जोर जोर से रीना पर चिल्लाने लगी। इतनी देर में वहां अंकिता आ गई और उसने कहा, मैडम, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अंकिता ने उस औरत से माफ़ी मांगी और उसे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स गिफ्ट में दे दिए और फिर वह औरत वहां से चली गई।
अब अंकिता बोली, मैंने तुमसे पहले कहा था तुमको पार्लर का कुछ भी नहीं आता। तुमने सबसे झूठ बोला। ऐसा नहीं है, आज पार्लर का पहला दिन है इसलिए मैं थोड़ा घबरा गई थी। बस आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। हाँ। इतना कहकर वह अपना फोन चलाने लगी। कुछ दिनों तक पार्लर अंकिता ने ही संभाला और धीरे धीरे पार्लर का नाम होने लगा। सभी कस्टमर अंकिता के काम से बहुत खुश थे। अंकिता दिन रात कठिन परिश्रम करती, परंतु उसकी ननद दिन भर पार्लर में बैठी फोन चलाती और फालतू के पैसे उड़ाती। एक दिन अंकिता ने कहा, रीना, आज मैं काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रही हूँ। आज पार्लर तुम संभाल लेना। अगर कोई कस्टमर आए तो कह देना मैं उनको शाम में मिलूँगी, इसलिए वह शाम में आ जाए। ठीक है भाभी। और हाँ, ध्यान रखना तुम किसी भी कस्टमर का कोई भी काम मत करना। आप मुझे ये ना ही बताएं, वही ठीक होगा। अंकिता गुस्से में चली जाती है। उसके जाने के बाद एक कस्टमर पार्लर में आती है और कहती है, हेलो मैम, मुझे वैक्स करवानी है। अरे ये वैक्स क्या होता है? सुनिए, मैं इस पार्लर की ओनर हूँ और सर्वेंट आज बाहर गई हुई है, तो आज आपकी वैक्सिंग नहीं हो पाएगी। मैम, मुझे सिर्फ हाथों पर वैक्स करवानी है। ठीक है, मैं कहीं और से करवा लूँगी। क्या हाथों पर करनी है? ये तो मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, आप बैठ जाओ, मैं वैक्स कर दूँगी। वैसे भी मैं कुछ स्पेशल कस्टमर्स का ही काम करती हूँ। रीना ने वैक्स करना शुरू किया तथा उसने बहुत सारी वैक्सिंग स्ट्रिप्स को हाथों पर लगा दिया। बिना किसी जानकारी के उसने वैक्स करना शुरू कर दिया था और कुछ देर बाद उसने एक साथ सारी स्ट्रिप्स को कस के पकड़कर उसी दिशा में खींच दिया। महिला दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस महिला का पूरा हाथ लाल पड़ गया और हाथों में छोटे छोटे दाने से निकल आए। वह बहुत गुस्से में बोली, मैं तुम्हारा यह पार्लर बंद करवा दूंगी। महिला ने चिल्ला चिल्ला कर आज पड़ोस की सारी महिलाओं को इकट्ठा कर लिया। इतने में वहां अंकिता आ गई और उसने कहा, मैं माफ़ी चाहती हूँ। अंकिता ने हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगी और उस औरत को बदले में कुछ महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स दे दिए। वह औरत अब शांत होकर वहां से चली गई। उस दिन अंकिता के पार्लर की बहुत बदनामी हुई। अंकिता ने पार्लर में ताला लगाया और रीना का हाथ पकड़कर गुस्से में घर लेकर आई और अमित से बोली, यह लीजिए पार्लर की चाबी। आज से मैं पार्लर नहीं चलाऊंगी। आपकी बहन ने मेरे पार्लर का नाम मिट्टी में मिला दिया है। या तो पार्लर में आपकी बहन रहेगी या मैं। पर क्यों, क्या हुआ? अंकिता ने सारी बात अमित और मां को बताई। अमित ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारी भाभी सच कह रही हैं? अब रीना बोली, हाँ भैया, मैंने आप सबसे झूठ बोला था। असल में मुझे पार्लर का कोई भी कोर्स नहीं आता है। मैं तो ना बस पैसा देखकर ललचा गई थी। मुझे माफ कर दो। माँ, रीना के साथ साथ आपने भी मुझसे झूठ कहा। बेटा, मैंने तो रीना का मन रखने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिला दी थी। मुझे नहीं पता था कि ये झूठ बोल रही है। रीना, ये तुमने बहुत गलत किया। तुम्हारे लिए ये सिर्फ मजाक होगा, लेकिन तुम्हारी भाभी का ये सपना है और उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। तुम्हें अगर माफी मांगनी है तो अपनी भाभी से मांगो। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। आज से पार्लर सिर्फ आप ही चलाएंगी। नहीं रीना, ये पार्लर हम दोनों मिलकर चलाएंगे। अरे वो कैसे भाभी? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ। रीना, मैं तुमको धीरे धीरे पार्लर का सारा काम सिखा दूंगी, फिर हम साथ मिलकर काम करेंगे। अगले दिन से रीना ने अंकिता से काम सीखना शुरू कर दिया और खुशी खुशी रीना और अंकिता साथ में पार्लर संभालने लगीं।